जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान ज्योति पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का हमारे अतीत एनसीईआरटी से। इससे पहले हम 3 अध्याय तक देख चुके हैं और आज है चौथा अध्याय जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। तो प्रारंभिक मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। चूँकि भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप था जहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग थे, यहाँ बहुत सारे विभिन्नताएं देखने को मिलती थी, इसलिए किसी को यहाँ पे शासन करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब 16वीं सदी के बाद से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर यानी पूरे भारत पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब उसका जो प्रशासन का जो ढांचा था इस प्रकार से तैयार किया गया था कि उस साम्राज्य का पतन भी हो गया, फिर भी उसका जो रूल्स रेगुलेशन थे वो लागू रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो आज 15 अगस्त में जो झंडा का तोलन किया जाता है हमारे प्रधानमंत्री कहाँ से करते हैं? लाल किला से करते हैं। और लाल किला किसके बनाया हुआ है? तो वो मुगल साम्राज्य के द्वारा ही निर्मित है। यहाँ पे लाल किला का चित्र दिया गया है। जो लोग कभी दिल्ली गए होंगे, देखे होंगे लाल किला को, या फिर फिगर के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। आगे यहाँ पे है, आखिर मुगल थे कौन? मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। 2 महान शासक वंशों के वंशज थे मुगल। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। कहाँ से निकल के आए थे? तो उसकी माँ कहाँ की थी? चीन के, और पिताजी कहाँ के थे? मंगोल के, चंगेज खां के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मंगोल चंगेज खां के वंशज थे, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहवाना पसंद नहीं करते थे। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि मंगोल शब्द से ही मुगल शब्द का रूप लिया गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसके इन महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पे देखिए चित्र 2 दिया गया है, इसी के बारे में ऊपर कहानी है। कहते तैमूर, उसके अधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर है और उसके दाहिनी ओर उनका पुत्र मीरन शाह।
जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। तो बाबर का लकड़दादा कौन था? मीरन शाह। मीरन शाह किसका पुत्र था? तैमूर का पुत्र था। और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा और तैमूर के बाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तो बाबर के पूरे खानदान का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके दादा कौन थे, उसके पिता कौन थे, उसके दादा कौन थे, उसके परदादा कौन थे, ये सारे दिए गए हैं। तैमूर के दाहिनी और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है। और उसकी दाहिनी और उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। यानी ये सब मुगल बादशाह थे जो बारी बारी से भारत पर शासन करते रहे। आगे उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब आगे है मुगल का सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर, जो 1526 से 1530 तक भारत में शासन किया था, ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। तो फरगना राज्य का उत्तराधिकारी बाबर कब प्राप्त किया था? 1494 ईस्वी में। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो भारत में किस प्रकार आए ये बाबर? तो वो क्या किए थे? 1526 ईस्वी में एक पानीपत का युद्ध लड़े थे। उस टाइम में भारत में कौन शासन कर रहे थे? लोदी वंश का अंतिम शासक थे जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार से बाबर ने भारत में अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। आगे है तालिका 1 में मुगल के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाओं में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। सिखों अध्याय 8 में पढ़ेंगे, 8-10 में। मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 में पढ़ेंगे के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? यहाँ पे है चित्र, इस चित्र में दिया गया है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। तोप का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अब तालिका में देखिए प्रमुख अभियान और घटनाएं किस प्रकार से होता गया था। बाबर कब से कब शासन किया था? 1526 से 1530 तक। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया था। ये सब काम कौन किया था? बाबर ने किया था। बाबर कौन कौन से काम किए थे? सबसे पहले 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके वो युद्ध को जीत लिया। उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ता है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, जो किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था।
और तीसरा युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, जिसको चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें जयचंद को हराया था, इसलिए इसको चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। अब आगे आते हैं, बाबर के बाद अगला शासक कौन बना था? हुमायूं। ये भी मुगल वंश के ही थे। ये 1530 से 1540 तक यहाँ पे शासन किए और फिर 1555 से 1556 तक हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार, हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे, के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, प्रांत मतलब क्षेत्र मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। कब? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया था। तो हुमायूं को कौन हराया था? शेर खान, जिसको हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो शेर शाह सूरी के नाम से जानते हो किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। कितने बार? तो 2 बार। एक बार 1539 ईस्वी में, जिसको चौसा का युद्ध कहा गया, और दूसरा युद्ध में हराया था 1540 ईस्वी में, जिसको कन्नौज का युद्ध कहा गया। और इस दोनों युद्ध के बाद हुमायूं को छोड़ करके भागना पड़ा। भाग करके कहाँ गया? तो ईरान गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। तुरंत उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात थी हुमायूं के बारे में। आगे देखिए, अकबर। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया और अकबर हुमायूं का पुत्र था। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। उसके शासन काल की 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। अकबर का संरक्षण कौन था? संरक्षक बैरम खां था। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। दूसरा अवधि दिया गया 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपना अभियान चलाए, जिन्होंने 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अगला है 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। तो सलीम किसका नाम था? जहांगीर का ही नाम था। कौन चीज? सलीम। अब आते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया था। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद सिखों, अहोमों
और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। और खुर्रम किसका नाम है? शाहजहां को। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किए जो असफल रहे। आगे है शाहजहां के बारे में। शाहजहां 1627 से 1658 तक शासन किया। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उत्तराधिकार का युद्ध करने का मतलब है उसका पुत्र सब आपस में झगड़ने लगे, हम शासन करेंगे तो हम शासन करेंगे। इसमें औरंगजेब विजय हुए। तो उनके पुत्रों में औरंगजेब की क्या हुई? विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और इसका 3 भाई और था वो भी क्या हुए? मारा गया। शाहजहां को उनकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि मुगल वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अपना अंतिम जीवन आगरा के कैद में बिताया था? तो वो हो जाएगा शाहजहां। अब आते हैं औरंगजेब पर। औरंगजेब 1658 से 1707। क्वेश्चन ये भी पूछता औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिख के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे परंतु औरंगजेब ने शिवाजी को अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वो सफाविद ईरान भाग गए। आगे है अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। उस समय गोलकुंडा और बीजापुर ये सब दक्षिण भारत का राज हुआ करता था। 1698 में अंग्रेज ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनमियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। तो मुगल के समय में ये सब क्षेत्र हुआ करता था। दक्षिण भारत में देख लीजिए गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर है, बरार है। आगे है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे।
जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ऐसा नहीं हुआ करता था कि किसी का बड़ा बेटा जो होगा वो उस राज्य का उत्तराधिकार होगा, ऐसा उसमें नहीं थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब प्रत्येक पुत्र को कोई ना कोई क्षेत्र दे दिया जाता था शासन करने के लिए। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सदयाद? यहाँ पे बॉक्स में राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ कहाँ की थी, कौन थी? कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। आगे देखिए, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब जो मुगल की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था उसके विरुद्ध वो क्या कर देते थे, उसके विरुद्ध हो जाया करते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उसके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, वतन मतलब देश, वतन जागीर के रूप में वापिस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को देखें। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? अब मुगल शासन में मनसबदार और जागीरदार किया था। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्य को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया, प्रशासन में सम्मिलित किया। इन सबको भी मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मनसबदार कौन थे? मुगल की सेवा में जो लोग आते थे उसको क्या कहते थे? मनसबदार कहते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन एवं तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। उसको पद दिया जाता था, उसको वेतन दिया जाता था और तीसरा उसको सैनिक का उत्तरदायित्व दिया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंप जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे।
मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। तो मनसबदार जो हुआ करता था अपना वेतन कैसे प्राप्त करते थे? भूमि से राजस्व प्राप्त करके जो प्राप्त करते थे उसको क्या कहते थे? जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इधर देखिए जात की श्रेणी। 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। मतलब जिसकी जात 5000 थी उसका पद उच्च था, उसका दर्जा ऊंचा था, जिसका जैसे 1000 वाला का दर्जा क्या था? कम था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरें से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मतलब मनसबदार का जितना वेतन हुआ करता था उससे कम क्या होता था? राजस्व प्राप्त होता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में भी कमी होती गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर ध्यान नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा था। आगे जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया और प्रत्येक सूबे, सूबे किसको कहते थे? प्रांत को कहते थे, को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। तो राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहते थे? जब्त कहा जाता था। क्वेश्चन, इस जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था? तो टोडरमल ने शुरू किया था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि
मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। मतलब जमींदार ज़्यादा मजबूत था, तो इसलिए वहाँ का मुगल का जो प्रशासक था उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे, शोषण नहीं कर पाते थे। यदि शोषण करते तो क्या हो जाता था, विद्रोह शुरू हो जाता था। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दे दिया। अकबर के नाम और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। तो क्वेश्चन बनता है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। उसके बाद इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, यहाँ पे देखिए अबुल फजल ये हुआ और ये पुस्तक है, और इसको अकबर क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आगे अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे और राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। तो दीवान कौन हुआ करता था? अभी जैसे वित्त मंत्री है, तो उस टाइम में जो वित्त विभाग का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? दीवान कहते थे। क्वेश्चन बनता है, मुगल काल में वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सैनिक को जो वेतन देता था उसको क्या कहते थे? बख्शी कहते थे। सदर धार्मिक और धर्मार्थ के किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, उसको क्या कहते थे? सदर कहते थे। उसके बाद फौजदार एक पद हुआ करता था, उसको कौन थे? वो सेना नायक थे, जिसको क्या कहते थे? फौजदार। और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी को क्या कहते थे? कोतवाल कहा जाता था। यहाँ पे है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिस्सा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला, यानी मेहरुनिस्सा का ही नाम दिया गया क्या? नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर
के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। यह कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। यहाँ पे अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उसकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। अभिजात जो था, जो सैनिक का संचालन करता था, शुरू में तो वो शासक के साथ थे, बाद में वो क्या किए, निजी हित के लिए काम करना पड़ा, इसलिए शासक के प्रति उसकी, साम्राज्य के प्रति उसका वफादारी क्या हो गया, कम हो गया था। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक के थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाज और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इनका केंद्र बिंदु थी। नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। सुलह ए कुल के बारे में देखिए क्या है। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार से वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया था। आगे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था।
मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। किसके हाथों में धन था ज़्यादा? कुलीन वर्ग के हाथों में। इसलिए 17वीं सदी के अंत होते होते सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वे लोग बन गए थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इसमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, जिसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि शासक कमजोर पड़ गया था, इसलिए जिसको जो प्रांत दिया गया था उसी प्रांत में अपना क्या हो गया, अपना राज बनाने लगा। राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। उसके राजा में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौज ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर अपना नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाई। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वेसिलिएविच, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात हैं। तो उस टाइम में ये सब शासक देश में शासन किया करते थे। तो इस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।